पेज स्टूडेंट क्लास पर। तो दोस्तों आज ये हमारी चौथी क्लास है। हमारी जो 3 वीडियो पहले की हैं आप उसमें देखा था कि आपने कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तथा मुगल वंश की स्थापना भारत में की। फिर आपने देखा था कि घाघरा चंदेरी के युद्ध उसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। उसके पश्चात हुमायूं यानी जो बाबर का पुत्र था हुमायूं, उसका शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। तो 1523 से 40 तक हुमायूं का शासन रहता है। उसके पश्चात शेरशाह सूरी हुमायूं से शासन हत्या लेता है, उससे सत्ता छीन लेता है। तो हम आज देखेंगे कि सूरवंश का शासनकाल दोस्तों 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। जो सूरवंश का जो शासक था शेरशाह सूरी, जो भारत का यानी अफगान दूसरा शासक था। ठीक है। तो शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा होशियारपुर पंजाब में हुआ। कानूनगो के अनुसार शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था तथा उसके बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का पिता हसन खां सासाराम का एक छोटा सा जागीरदार था। हसन खां व फरीद के बीच मनमुटाव था, जिसे जमाल खां ने समझौता करके दूर करवाया। शेरशाह के पिता हसन खां ने जमाल खां के यहाँ नौकरी की। जब सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपुर भेजा तो हसन खां भी जौनपुर आ गया। जमाल खां ने हसन खां को सासाराम की जागीर दी। शेरशाह सूरी का दादा इब्राहिम सूर अश्व व्यापारी था। जो शेरशाह सूरी था उसका जो दादा था इब्राहिम सूर, वह एक अश्व यानी घोड़ा व्यापारी था। शेरशाह का अपने पिता से मनमुटाव के कारण वह जौनपुर आ गया। प्रारंभिक शिक्षा यहाँ ही प्रारंभ हुई। उसके पश्चात वह सासाराम आया और उसके पिता हसन खां ने उन्हें सासाराम की जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। शेरशाह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के पास आ गया, जिन्होंने शेरशाह को अपने पुत्र जमाल खां का शिक्षक नियुक्त किया। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने एक शेर मारने के कारण फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो दक्षिण बिहार के सूबेदार थे बहार खां लोहानी। उन्होंने यानी जो फरीद था उसके द्वारा शेर को मारने के कारण सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। इसके पश्चात 1528 ईस्वी में बिहार में बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा दूदू बेगम ने शेरशाह को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। दूदू बेगम की मृत्यु के बाद शेरशाह ने दक्षिण बिहार का शासन हथिया लिया। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया। उस समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। बाबर ने हुमायूं को शेरशाह के बारे में पहले ही बता दिया था और उसे बताया कि उससे सावधान रहना। उसे चेतावनी दी थी बाबर ने हुमायूं को। 1529 में शेरशाह ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया, किंतु पराजित हुआ। 1529 में ही शेरशाह ने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हरजते आला की उपाधि धारण की। 1530 ईस्वी में चुनाव के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया। 1532 ईस्वी में शेर खां ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं के विरुद्ध सहायता दी। 1534 ईस्वी में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को पराजित कर 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। तेलियागढ़ी के युद्ध में शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह ने 1538 ईस्वी में मुगलों को परास्त किया था। झारखंड में साहबगंज के पास स्थित तेलियागढ़ी को बंगाल की कुंजी यानी बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब देखते हैं कि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में बिलग्राम यानी जो कन्नौज में पड़ता है में हुआ था। 1540 ईस्वी में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। जो द्वितीय अफगान साम्राज्य था उसकी स्थापना शेर खां ने 1540 ईस्वी में बिलग्राम यानी जो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके की। चौसा विजय 1539 ईस्वी के पश्चात शेर खां ने सुल्तान आदिल या शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह की विजय एवं साम्राज्य के विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। शेर शाह ने सर्वप्रथम 1540 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करके लाहौर को जीत लिया। शासक बनने के बाद 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पश्चिमोत्तर में मुगलों के द्वारा प्रति वफादार गख्खरों का दमन किया तथा उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए पंजाब में झेलम के किनारे रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया।
हैबात खां व खवास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना रखी। 1542 ईस्वी में बंगाल अभियान कर यहाँ के सूबेदार खिज्र खां के विद्रोह का दमन किया और बंगाल को 47 सरकारों में विभक्त किया तथा सभी सरकारों को अमीन ए बांग्ला नामक अधिकारी के अधीन किया। काजी फजीलात को प्रथम अमीन ए बांग्ला बनाया। 1542 ईस्वी में मालवा ग्वालियर के शासक मल्लू खां जो कादिर खां को पराजित किया। 1540 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार हैबत खां ने मुल्तान विजय की। हैबत को मनसब ए आला की उपाधि मिली। मुल्तान में शेर शाह ने बलूची परंपरा का शासन स्थापित किया। 1543 ईस्वी में रायसीन के पूरनमल को पराजित किया। रायसीन में शेर शाह ने पूरनमल व अनेक राजपूत स्त्री पुरुष बच्चों को विश्वासघात करके मार डाला। यह शेर शाह के चरित्र पर कलंक माना जाता है। इस घटना से शेर शाह के सेनापति कुतुब खान ने शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली। मतलब बताया गया कि 1540 में रायसेन के पूरनमल को पराजित किया। उसके पश्चात रायसेन में शेर शाह ने पूरनमल व उनके राजपूत स्त्री पुरुष बच्चों को विश्वासघात करके मार डाला। यह शेर शाह के जीवन का उसके चरित्र का सबसे कलंक घटना मानी जाती है। इस घटना के कारण ही शेर शाह के जो सेनापति था कुतुब खान, उसने शर्मिंदा होकर अपनी आत्महत्या कर ली। 1544 ईस्वी में मारवाड़ के मालदेव के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध जेतारण पाली में जयता व कुंपा के नेतृत्व में राजपूत सेना ने शेर शाह के दांत खट्टे कर दिए। शेर शाह ने कूटनीति धूर्तता से युद्ध जीता, लेकिन यह कहने को मजबूत हो गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के कल्याण मल एवं मेड़ता के बीरमदेव ने शेर शाह का सहयोग किया। शेर शाह ने मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को राज्य से वंचित नहीं किया। 1545 में शेर शाह ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। कालिंजर शेर शाह की अंतिम विजय थी। कालिंजर आक्रमण के दौरान उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह की मृत्यु की घटना बताई गई है कि कालिंजर जो था उसमें आक्रमण करने के दौरान उक्का नामक एक प्रक्षेपास्त्र चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह व उसके पुत्र इस्लाम शाह ने युग के खलीफा की उपाधि धारण की। खलीफा की वैधता को स्वीकार नहीं किया। जो उस खलीफा था उसकी वैधता को शेर शाह ने स्वीकार नहीं किया और शेर शाह व उसके पुत्र इस्लाम शाह ने उस युग के खलीफा की उपाधि धारण की। हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी था, उसके उत्तराधिकारी क्या कौन थे? इस्लाम शाह 1545 से 1553 ईस्वी तक शासनकाल रहा। शेर शाह का छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसे सलीम शाह भी कहा जाता है। इस्लाम शाह अपने तख्त पर जूते रखता था और दरबारियों से सिजदा एवं पाबोस करवाता था। आपको पता है सिजदा पाबोस क्या होती है? तो बताते हैं कि झुककर प्रणाम किया जाता था। इस्लाम शाह के आदेशों को प्रत्येक जिले में प्रत्येक शुक्रवार को दरबार लगाकर सुनाया जाता, जहाँ अधिकारी आदेश पत्रों को काफ़ी दूर से आकर ग्रहण करते और सम्मान से सिरों पर रखकर उन्हें ले जाते थे। इस्लाम शाह ने अपनी सेना में महत्वपूर्ण सुधार किए। सेना में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। यह प्रणाली बाद में मनसबदारी का आधार बनी। उसने अपनी घुड़सवार सेना को 50 से 100 से 200 से 250 और 500 घुड़सवारों की टुकड़ियों में विभाजित किया। इस्लाम शाह ने सर्वप्रथम इस्लामी कानूनों को लिखित स्वरूप प्रदान किया। इस्लाम शाह ने महदी शेख अलाई को मृत्यु दंड दिया और उत्तर पश्चिम में चिनाब नदी पर मानकोट किला बनवाया। मालवा के सूबेदार सुजात खां निजामियों ने आजम हुमायूं के नेतृत्व में विद्रोह किया। मारवाड़ के मालदेव की पुत्री लालबाई का विवाह इस्लाम शाह के साथ हुआ था। जो मारवाड़ के राजा थे मालदेव, उनकी पुत्री लालबाई का विवाह इस्लाम शाह के पुत्र इस्लाम शाह के साथ हुआ। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, किंतु उसके मामा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर दी। मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने रेवाड़ी के नमक विक्रेता हेमू बक्काल को अपना वजीर नियुक्त किया। हेमू के पिता पूरनमल थे। हेमू को आदिल शाह ने विक्रमाजीत की उपाधि दी। आदिल शाह नृत्य कला में पारंगत था। वह संगीत में निपुण था। उसने भक्त नामक संगीतज्ञ को मनसब एवं 10,000 रुपये का इनाम दिया। आदिल शाह के समय अफगान साम्राज्य 4 भागों में विभक्त हो गया। आदिल शाह की राजधानी चुनार थी।
जो समय आदिल शाह के समय अफगान साम्राज्य था वो 4 भागों में विभक्त हुआ। वो 4 भाग थे, पंजाब, दिल्ली, आगरा से बिहार और बंगाल। तो पंजाब में सिकंदर शाह था, दिल्ली आगरा में इब्राहिम शाह का शासन था और आगरा से बिहार आदिल शाह का शासन था और बंगाल में मोहम्मद शाह का शासन था। अफगानों की इस आपसी फूट का फायदा उठाकर हुमायूं ने मच्छीबाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता स्थापित की। शेर शाह का प्रशासन शेर शाह को साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेर शाह ने कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दी, बल्कि सल्तनत काल से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को ही सुधार किया। डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह को अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता बताया, जबकि डॉक्टर परमात्मा शरण डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार शेर शाह व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। केंद्रीय प्रशासन शासन की समस्त शक्तियां शेर शाह के हाथ में केंद्रित थीं। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, वे केवल आदेशों का पालन ही करते थे। सल्तनत काल की भांति केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग थे। दीवाने बजारत, जो दीवाने बजारत था, या वित्त विभाग था। दीवाने आरिज था, वो सैन्य विभाग था। यह सेना के संगठन, रसद, भर्ती, नियंत्रण आदि की देखभाल करता था, परंतु सैनिकों की भर्ती व सेनापति का काम शेर शाह स्वयं करता था। जो सैनिकों की भर्ती थी और तथा सेनापति का चुनाव शेर शाह स्वयं करता था। दीवाने रसालत यह विदेश मंत्रालय था। दीवाने इंसा इस विभाग का मंत्री शाही घोषणाओं व आज्ञाओं को लिखता था। दीवाने काजी को न्याय विभाग का प्रमुख बोला गया है। दीवाने बरीद जो गुप्तचर व डाक विभाग का प्रमुख कार्य करता था। नामक 2 अधिकारी भी मंत्री पद के समान थे। प्रांतीय शासन डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेर शाह के समय प्रांत नहीं थे, अपितु समस्त साम्राज्य 47 सरकारों में बटा हुआ था। डॉक्टर कानूनगो का मत सही नहीं है। यह व्यवस्था सिर्फ बंगाल सूबे के लिए थी, जो कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए 47 सरकारों में बटा था। बंगाल के सूबे को सूबेदार के अधीन रखने के स्थान पर सरकारों में बांटकर केंद्र द्वारा नियुक्त सिकदारों के नियंत्रण में रखने के कारण बंगाल में बार बार होने वाले विद्रोह थे। सिकदारों की सहायता व उन पर नजर रखने के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन बांग्ला या अमीर बंगाल को नियुक्त किया। बंगाल के अतिरिक्त शेष साम्राज्य इक्तों में बटा हुआ था। ये इक्ते सूबे या प्रांतों के रूप में ही थे, हालांकि सभी इक्तों में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। पंजाब जैसे सूबे में सैनिक गवर्नर नियंत्रण रखते थे। इक्ता के गवर्नर को हाकिम, फौजदार या मोमिन कहा जाता था। वे अपनी सैनिक टुकड़ी रखते थे तथा कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। सरकार जिलों का शासन इक्ता सरकारों में विभाजित थे। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख होते थे। सिकदारन जिसे सैनिक अधिकारी बोला गया है। मुंसिफान जो मुख्य मुंसिफ होता था, यानी जो राजस्व अधिकारी होता था, राजस्व अधिकारी बोला गया है। मुंसिफान अब्बास खान सरवानी के अनुसार 66 सरकारें थीं। सिकदारान का कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। वहाँ एक सैनिक अधिकारी भी होता था तथा फौजदारी न्याय के मामलों को देखता था। जहाँ बंगाल के मुख्य सिकदार केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे, वहीं अन्य इक्ताओं के सिकदारों की नियुक्ति इक्तादार व फौजदार करते थे। मुख्य मुंसिफ का कार्य राजस्व संग्रह, लेखा जोखा करना व दीवानी मुकदमों का फैसला करना था। अब देखते हैं कि परगनों, जिसे आज के टाइम हम तहसील बोलते हैं, यानी तहसीलों का शासन किस प्रकार का था। प्रत्येक सरकार 2 या 3 परगनों यानी तहसीलों में विभाजित होता था। परगने यानी जो तहसील या कस्बे थे में एक सिकदार, एक आमीन, एक मुंसिफ, एक फौजदार यानी खजांची, फारसी व हिंदी के 2 कारकुन लिपिक होते थे। अब्बास खान सरवानी के अनुसार शेर शाह के साम्राज्य में परगनों की संख्या 1,13,000 थी। सिकदार का कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना था। मुंसिफ का कार्य भूमि के नाप जोख व लगान वसूली में मदद करना था। मुंसिफ परगने में दीवानी मुकदमों को निर्णय करता था। जो मुंसिफ था वो परगने यानी तहसीलों में दीवानी जो मुकदमे होते थे उनका निर्णय करता था। गांव का प्रशासन गांव में चौकीदार पटवारी था। प्रधान मुकदम की मदद से प्रशासन चलाता था। शेर शाह ने ग्राम पंचायतों को उचित वैधानिक मान्यता दी। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत गांव के मुखिया को गांव के अपराध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी माना गया है। इसका ये बहुत ही सख्त कानून था कि अगर किसी गांव में कोई घटना होती, कोई चोरी होती है, तो उसकी भरपाई के लिए उस गांव का मुखिया ही जिम्मेदार होता था तथा उस अपराध को पता लगाने के लिए भी उस गांव का मुखिया ही उत्तरदायी होता था।
अब देखते हैं कि वित्तीय भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे लगान कहते थे। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतबाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। मुल्तान में बटाई प्रथा ही जारी रखी। भू राजस्व निर्धारित करते समय अधिकारियों को उदार रहने के आदेश थे, लेकिन भू राजस्व को कठोरता से एकत्रित किया जाता था। भू राजस्व निर्धारण के लिए रई यानी रे अथवा फसल दरों की सूची तैयार करवाई जाती थी। कृषकों को सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था। किसान कबूलियत पत्र, एक कबूलियत पत्र होता था, उसके द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था, जिसमें किसान के उत्तरदायित्व व लगान की दर निश्चित होते थे। संपूर्ण साम्राज्य में मुल्तान को छोड़कर भू राजस्व उपज का 1/3 भाग होता था, जबकि मुल्तान में उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। लगान के अतिरिक्त किसानों को भू राजस्व का 2.5% जरीवाना यानी सर्वेक्षण शुल्क एवं 5% महासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे। अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए शेरशाह जनहित के उपयोग हेतु 2/2 यानी 2.5% अनाज के रूप में लेता था, जो बीमा फंड की भांति था। उपज के आधार पर भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक था अच्छी फसल, एक दूसरा था मध्यम और तीसरी थी खराब यानी निष्कृष्ट। भू राजस्व नकद या अनाज के रूप में लिया जाता था, लेकिन नकद भुगतान पर बल दिया जाता था। शेरशाह ने भूमि के नाप के लिए सिकंदरीज 39 अंगुल या 32 इंच एक सन की रस्सी का जरीब के रूप में प्रयोग किया। भूमि माप के समय शेरशाह ने सख्त आदेश दिया कि बुध यानी बोया हुआ क्षेत्र एक नाबुद अनबोया हुआ क्षेत्र जिस क्षेत्र में फसल खराब हो गई का ख्याल रखें। शेरशाह ने अहमद खां के सहयोग से कृषि एवं बंजर भूमि का नाप कराया। लगान निर्धारण की 3 प्रणालियाँ थीं। एक थी गल्ला बख्शी अथवा बटाई, एक थी नक्श मुक्ता यानी कनकूत, एक थी नकदी यानी जब्ती या जमई। किसानों में जब्ती या जमई प्रणाली अधिक लोकप्रिय थी। शेरशाह ने पद का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों की प्रतिवर्ष या 2 वर्ष बाद स्थानांतरण की प्रथा शुरू की, लेकिन यह भ्रष्टाचारी जारी रहा। स्थानीय आय कई प्रकार के करों अबाक से प्राप्त होते थे। भू राजस्व लेखा हिंदवी, हिंदुस्तानी, फारसी भाषाओं में लिखा जाता था, जिसमें कागज एक खाम कहते थे। प्रशासन में हिंदी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक था। अब देखें यहाँ का मुद्रा यानी करेंसी किस प्रकार की थी। मुद्रा यानी धन। नई मुद्रा प्रचलन व करों की दरों में सुधार किया गया। शेरशाह के काल में 33 टकसालें थीं। शेरशाह ने पुराने मिश्रित धातु के सिक्कों के साथ स्थान पर सोने व चांदी, तांबे मानक सिक्के चलाए। सोने का दिनार अशरफ कहलाता था, जिसका वजन 167 ग्राम था। शेरशाह ने चांदी का रुपये 180 ग्राम और तांबे का दाम 380 ग्राम चलाया। चांदी के रुपये व तांबे के दाम में 1/64 का अनुपात था। टका नामक सिक्का भी चलाया था। पैसा नामक तांबे का सिक्का भी चलाया था। उसने दाम के आधे चौथाई व 16वें भाग के सिक्के भी चलाए। रुपया नामक सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही चलाया। जो रुपया नाम का सिक्का जो आज के टाइम में प्रचलित है, वो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। इनमें 175 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। शेरशाह के रुपये के बारे में स्मिथ ने लिखा कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। यह 1835 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी चालू माना गया है। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम अरबी था देवनागरी लिपि में अंकित था। जो शेरशाह सूरी के जो सिक्के थे, उन पर अरबी था देवनागरी, ये 2 लिपियों में अंकित होता था। सिक्कों में अरबी के साथ नागरी लिपि प्रयोग करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं के नाम मिलते थे। कानून एवं न्याय व्यवस्था। शेरशाह के शासनकाल के समय कानून एवं न्याय व्यवस्था के प्रकार थी, तो इसके बारे में जानेंगे। शेरशाह न्यायप्रिय शासक था। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। वह बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करता था। मुंसिफान दीवानी मामलों का निर्णय करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय सिकदार व सिकदारन करते थे। गाँव के मुकदमों का फैसला ग्राम पंचायतें करती थीं। न्याय व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। स्थानीय उत्तरदायित्व के तहत जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था, वह उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी अधिकारी पर होता था। चोर लुटेरों को पकड़ने की जिम्मेदारी उसी क्षेत्र के अधिकारी या ग्राम मुखिया यानी 14वें मुकदम को होती थी। चोर ना पकड़े पाने की स्थिति में ग्राम या मुखिया अधिकारियों का चोरी की गई वस्तु की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। इसमें बताया गया कि अगर जिस भी गाँव में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर उसका सामान अगर चोरी हो जाता है, तो उस चोरी हुए सामान की जिम्मेदारी उस गांव के मुखिया को उठानी पड़ती थी। अगर चोर को नहीं पकड़ पाता तो उसका जो भी चोरी हुआ सामान की मूल लागत गांव के मुखिया को चुकानी पड़ती थी। कानून। शेरशाह की कानून व्यवस्था के बारे में अब्बास खान सरवानी ने तारीख शेरशाह में लिखा है कि एक बार एक वृद्ध स्त्री सिर पर स्वर्ण आभूषणों की गठरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर की उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके शासनकाल में कहा जाता था कि अगर कोई भी व्यक्ति यानी इसमें बताया कि एक बूढ़ी स्त्री जो स्वर्ण की आभूषणों की गठरी लेकर चल पड़ी, उसकी आभूषण वो जिस भी गांव से होते हुए गुजरती थी, तो उस गांव के मुखिया की जिम्मेदारी होती थी कि उसकी रक्षा करे। इसीलिए किसी भी चोर की हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी गठरी उसको चोरी की जाए। अब्बास खान सरवानी अकबर के शासनकाल में बकिया नबीस थे। 1580 में मुगल काल में उन्होंने यह पुस्तक लिखी। शेरशाह ने दाने लंगर भोजनशाला की स्थापना कराया, जिसमें गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी हिंदी की उपबोली में पद्मावत की रचना शेरशाह के काल में 1540 ईस्वी में की।
शेरशाह ने दरिद्रों व अपाहिजों को गुजारा भत्ता दिया। सैन्य व्यवस्था हम देखेंगे कि शेरशाह शासन के काल के समय सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की भांति हुलिया नोट करने व घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। सैनिकों को नकद वेतन व अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। डाक चौकी व गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष पद पर दरोगा ए डाक चौकी की नियुक्त होती थी। हिंदू ब्रह्माजीत गौड़ शेरशाह का सेनापति था। सड़कें व सराय शेरशाह सूरी के समय सड़कें व सराय किस प्रकार की थी। शेरशाह ने सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया। उसके द्वारा बनाई गई 4 प्रसिद्ध सड़कें निम्नलिखित हैं। बंगाल में जैसे फर्स्ट है बंगाल में सोनार गाँव से लेकर दिल्ली, लाहौर और पंजाब में अटक तक। आधुनिक समय में यह ग्रांड ट्रक रोड यानी GT रोड से कहलाती है। पहले इस सड़क को सड़क ए आजम कहा जाता था। आगरा दूसरी सड़क थी आगरा से मांडू होते हुए बुरहान तक। तीसरी सड़क थी आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक और चौथी थी लाहौर से मुल्तान तक। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया। इनमें हिंदू व मुस्लिमों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था होती थी। सराय का प्रमुख सिकदार होता था। सरायों के निर्माण में बटियारा नामक नवीन श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ये सराय प्रत्येक 2 कोस 8 किलोमीटर पर निर्मित थे। कुल 1700 इंटू 8 करें तो 13,600 किलोमीटर का मार्ग सराय की सुविधा युक्त था। शेरशाह ने स्थानीय अधिकारियों को व्यापारियों यात्रियों को क्षति न पहुंचे दुर्घटना में मरने वाले व्यापारियों को क्षति न पहुंचाने के लिए आदेश दिए। कानूनगों ने इस सराय को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। ये सराय दुर्गति से डाक व सूचनाएं भेजने का कार्य भी करती थीं। स्थापत्य कला शेरशाह के शासनकाल के समय स्थापत्य कला किस प्रकार की थी इसके बारे में जानेंगे। शेरशाह ने अपने जीवित रहते हुए सासाराम जिले रोहतास बिहार में सोन नदी के तट पर अपना मकबरा बनवाया। शेरशाह था उसने अपना मकबरा अपने जीते जी ही सासाराम में बनवाया, जो आज के टाइम बहुत ही प्रसिद्ध मकबरा है। ये बहुत ही देखने में सुंदर है। यह मकबरा था, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बाहर से तो मुस्लिम था पर अंदर से इसके अंदर की जो डिजाइन थी वो हिंदू थी। यह मकबरा झील के मध्य है तथा चारों ओर पानी में घिरा है। यह मकबरा अष्टकोणीय है। शेरशाह के मकबरे की बाहरी भाग का डिजाइन मुस्लिम है लेकिन उसकी आंतरिक सजावट हिंदू स्थापत्य से प्रभावित थी। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। शेरशाह एवं उसके पिता हसन खान सूर के सासाराम के मकबरे का वास्तुकार अलीबल खान था। कानूनगो ने शेरशाह के मकबरे के बारे में कहा, यह बाहर से मुस्लिम एवं अंदर से हिंदू है। उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में झेलम नदी पर रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया। शेरशाह ने दिल्ली में दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला बनवाया। पुराने किले के अंदर ही शेरमंडल नामक अष्टभुजा का 3 मंजिला मंडल का निर्माण कराया। दिल्ली में शेरगढ़ नगर या दिल्ली शेरशाही बसाया। यह छठी दिल्ली थी जिसमें लाल दरवाजा व खूनी दरवाजा है। अब नोट पॉइंट हम देखते हैं कि हुमायूं ने दीन पनाह नगर का नाम शेरगढ़ रखा। हुमायूं ने दीन पनाह नगर का निर्माण शुरू किया जो शेरशाह सलाम शाह ने पूरा किया। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ यानी दिल्ली शेरशाही रखा। इसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। यह दिल्ली का छठा नगर शहर था। किला ए कोहिना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में दिल्ली में पुराने किले के अंदर कराया। शेरशाह ने पटना नगर बसाया। पाटलिपुत्र नाम से यह विख्यात। आज के समय कन्नौज नगर को नष्ट कर शेरसूर बसाया। कानूनगो ने शेरशाह को धूल में खिला फूल कहा था। अब्बास खान ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता व अनुभव में वह दूसरा हैदर था। अगर व्यापार में देखें तो शेरशाह ने प्रत्येक प्रांत जिले व मार्ग में लगने वाली चुंगी को हटाकर केवल 2 चुंगियां लगाई। एक राज्य में व्यापारी वस्तुओं के प्रवेश करते समय तथा दूसरी उनकी बिक्री के समय। राज्य के अंदर चुंगी वसूलन के स्थान बंद करने से व्यापार में वृद्धि हुई। 2.5% सीमा शुल्क व सिंधु तट से वसूला जाता था। तो दोस्तों आज हमने देखा कि शेरशाह सूरी यानी सूर वंश के बारे में हमने इस वीडियो में जाना है। तो हमारा ये चौथा पार्ट है। इसी प्रकार के आपको अगर वीडियो देखनी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। हम इसी प्रकार वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी का अगर प्यार मिलता रहेगा, अगर आप सभी हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों